हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। आपके लिए हर शाम को 4 से 5 ये लाइव सेशन लेकर आती हूं। मेरी सिर्फ मेरा सवाल नाम से ही जाहिर है। कोशिश ये है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपके मन में अगर कोई भी कंफ्यूजन आता है या आपको लगता है आपके पोर्टफोलियो को क्या अभी रिव्यू करने की ज़रूरत है, तो हम हैं आपके साथ, क्योंकि शो में हमारे एक्सपर्ट करते हैं आपकी मदद। लेकिन आज शुरुआत करते हैं एक अच्छी खबर के साथ जो आ रही है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से। म्यूचुअल फंड भारतीय निवेशकों का फेवरेट इन्वेस्टमेंट बन रहा है और ये हम नहीं बल्कि एम्फी यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के ताज़ा आंकड़े बता रहे हैं। मई में अगर हम इनफ्लोज पर नज़र डालें तो मई के महीने में म्यूचुअल फंड में 83% का निवेश बढ़ा है। जी हाँ, मई के महीने में 34,697 करोड़ का निवेश आया है म्यूचुअल फंड में, अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग कैटेगरी में। यही आंकड़ा अप्रैल में 18,917 करोड़ रुपए का था, लेकिन इससे कहीं आगे अब हम देख रहे हैं ओवरऑल इन्वेस्टमेंट 36,000 करोड़ से ज़्यादा का। और सबसे ज़्यादा इन्फ्लोज सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स में नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपका पहला निवेश किस तरह की कैटेगरी के फंड में होना चाहिए? और हमें लगता है कि जो नए निवेशक होते हैं वो सिंपली एकदम टोटल इक्विटी एक्सपोजर नहीं उनको लेना चाहिए, उनको थोड़ा संभल के लेना चाहिए। तो उनके लिए हाइब्रिड कैटेगरी के फंड कैसे होंगे, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। और आपको इस हाइब्रिड फंड्स के बारे में बताने के लिए, आपके पोर्टफोलियो पर राय देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्ष रुंगटा। थैंक यू सो मच हर्ष, वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका। चलिए, तो हर्ष हमें बहुत दिनों के बाद हमें मिले हैं, तो हम पूरा उनसे आज एकदम हाइब्रिड फंड्स की सारी ए टू जेड समझने वाले हैं। और अगर आप हर्ष से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी मैं बता दूं कि आप अपने क्वेश्चन कैसे भेज सकते हैं। यही मौका है जब आप हमारे एक्सपर्ट से लाइव अपने सवाल पूछते हैं, वो आपको अभी के अभी बताएंगे क्या करना है। 9311121874 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। इसके साथ ही आप हमें चाहें तो ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर कर सकते हैं। और साथ ही में अगर YouTube पर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो YouTube पर भी अपने लाइव क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं। वेलकम हर्ष। मैं सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी कि अगर कोई इन्वेस्टर पहली बार इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ाने वाला है तो आपको क्या लगता है कि हाइब्रिड फंड्स क्या वो राइट कैटेगरी हैं? क्योंकि इसमें आपको केवल इक्विटी नहीं, इक्विटी के साथ साथ डेट का एक्सपोजर मिलता है और फिर इसमें एक रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से भी आपको जो है स्कीम्स मिलते हैं। आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, तो आपके नज़रों में आप किन्हें रेकमेंड करते हैं हाइब्रिड फंड? और क्या जो मैं समझ रही हूँ नए इन्वेस्टर के लिए एक राइट कैटेगरी है? जी हाँ प्रियंका, एकदम सही कहा आपने। अगर मान लीजिए आज की तारीख में कोई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो मार्केट्स में पहली बार आ रहे हैं, इक्विटी मार्केट्स में समझ लीजिए, या म्यूचुअल फंड में नया निवेश कर रहे हैं, तो उन्हें हमेशा ये मन में रहता है कि एनएवी क्या होती है, इक्विटी मार्केट की फ्लक्चुएशन किस तरह से हमारे पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट होगा, बहुत सारे सवाल होते हैं। सो अगर एक नया इन्वेस्टर है, मार्केट में आ रहा है, तो उन्हें ये भी होता है कि भाई कितना इक्विटी में लगाऊं, कितना डेट में लगाऊं। तो ये सारी दुविधाओं को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हाइब्रिड फंड्स जो हैं वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसमें आपको 2 या 3 एसेट्स के मिक्स मिलते हैं। सो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, कमोडिटीज में मान लीजिए जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, ऐसे आपको एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिलता है। सो कोई भी निवेशक मान लीजिए कोई भी एक सिंगल हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्हें इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, इन सब का एक्सपोजर एक ही स्कीम में मिलता है। अलग अलग टाइप की स्कीम्स हैं और जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो भी अलग अलग कैटेगरी की हैं, जिसमें इक्विटी डेट का रेशियो वगैरह अलग अलग होता है। तो उदाहरण के रूप में अगर आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात कर रहे हैं, सो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में जो मैंडेट होता है वो ये है कि मिनिमम 65% इक्विटी में लगाया जाएगा और बाकी का जो 35 है, 35% जो बाकी का है वो डेट में और कमोडिटीज में या जो गोल्ड वगैरह है उसमें लगाया जाएगा। तो अगर कोई निवेशक मान लीजिए 1 लाख रुपया निवेश कर रहा है एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में, उन्हें इतना मालूम होना चाहिए कि 65,000 रुपीज आपका पैसा जो है वो इक्विटी में लगेगा और 35,000 रुपीज जो है वो जाएगा डेट और कमोडिटीज में। अगर आप कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात करें, सो कंजर्वेटिव फंड में मैक्सिमम लिमिट जो इक्विटी की होती है वो है 25%। तो यही इन्वेस्टर मान लीजिए अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड चूज करता है और 1 लाख रुपए वहां निवेश करता है, तो उसमें से मैक्सिमम 25,000 रुपया इक्विटी में जाएगा
और 75,000 रुपीज आपका अलग डेट और कमोडिटीज में जाएगा। सो अलग अलग कैटेगरीज दी गई हैं हर एक निवेशक की रिस्क प्रोफाइल को, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। अब मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना है कि भाई हाइब्रिड फंड्स आपने जैसे कहा इसमें इक्विटी डेट और कुछ हो सकता है गोल्ड में हो, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह का एक मिक्स होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाने के लिए अलग अलग एसेट को चूज़ करते हैं। अब क्या होता है हम जब मल्टी एसेट फंड्स की बात करते हैं उसमें भी अलग अलग एसेट्स होते हैं। सो ये हाइब्रिड फंड्स मल्टी एसेट फंड से कैसे अलग होते हैं? सो मल्टी एसेट फंड भी ना प्रियंका हाइब्रिड फंड की कैटेगरी में ही आता है। ओके। ओके, सो अगर आप उसे देखेंगे, सो सेबी ने 2017 में करीबन अक्टूबर 2017 में एक सर्कुलर निकाला था जिसमें उन्होंने कैटेगराइजेशन की थी कि भाई इक्विटी में आपकी कितनी स्कीम्स हो सकती है, डेट में कितनी होगी, जैसे 16 टाइप की स्कीम्स हैं डेट में। हाइब्रिड फंड में 7 तरह की स्कीम्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड आते हैं। मैंने बात की कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड की बात की है, मैंने अग्रेसिव हाइब्रिड फंड की बात की, एक बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है जो हम बैलेंस एडवांटेज फंड्स कहते हैं। मल्टी एसेट फंड्स भी हाइब्रिड फंड्स ही हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको एक तरह की स्कीम्स है वो कहती है कि मैं इक्वल क्वांटिटी डालूंगा। जैसे मान लीजिए 30% हमने इक्विटी में लगाया, 30% डेट में लगाया और 30% मान लीजिए वो कमोडिटीज में लगाएंगे, उसमें रीट्स भी आ सकता है, इनविट्स भी आ सकता है। सो मल्टी एसेट एज द वर्ड सेज कि उसमें अलग अलग कैटेगरी ऑफ एसेट्स आते हैं। अगर हम कंजर्वेटिव हाइब्रिड, अग्रेसिव हाइब्रिड बात करें, उनमें भी मल्टी एसेट का एक एलोकेशन होता है, लेकिन उसमें डिफाइन किया गया है कि इक्विटी, अग्रेसिव अगर हाइब्रिड फंड है तो इक्विटी मिनिमम 65% होगा, अगर कंजर्वेटिव हाइब्रिड है तो मैक्सिमम 25% होगा। मल्टी एसेट फंड में सिर्फ एक ही उसकी ऑब्जेक्टिव है, वो कहता है कि हम 3 से अधिक एसेट्स में लगाएंगे, कितना रेशियो में लगाएंगे ये फंड मैनेजमेंट पे छोड़ा गया है। सो ये एक छोटा सा डिफरेंस है जो मल्टी एसेट फंड और हाइब्रिड फंड का, जो अग्रेसिव या कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड है उसमें थोड़ा सा जो फर्क लाता है। ओके, ऑल राइट। ये बताइए कि किसी के पोर्टफोलियो में आप हाइब्रिड फंड्स को कितना वेटेज देते हैं और किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए हाइब्रिड फंड को आप कहते हैं और उन्हें एडवाइस करते हैं कि हाँ आपको यहाँ पर निवेश करना चाहिए। तो मतलब किसी को भी एडवाइस करने का क्या क्या देखते हैं कि भाई ये इन्वेस्टर अगर कहता है कि मुझे इतने समय में पैसा चाहिए या मेरा ये गोल है, तो आप सजेस्ट करते हैं हाइब्रिड फंड लीजिए, और कितना पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड को आप डेडिकेट करेंगे? सो देखिए प्रियंका, ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भाई हर एक इन्वेस्टर को कितना मिनिमम हाइब्रिड फंड में रखना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट लेवल पे बताता हूँ, मान लीजिए आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं, टोटल में आपके पास 100 रुपए जमा करने के लिए, तो आप खुद से क्या करेंगे, आप उसमें से एक रेशियो बनाएंगे कि मैं मान लीजिए 50 से 60% इक्विटी में लगा रहा हूँ, 40 से 50% में डेट में लगा रहा हूँ। तो आपके पास ये चॉइस है कि जो आपका इक्विटी एलोकेशन है वो प्योर इक्विटी फंड में आप डालिए, जो डेट का एलोकेशन है वो प्योर डेट फंड में लगाइए। या अगर आप वो चीज नहीं करना चाहते, आप कहते हैं कि मुझे ये अलग अलग स्कीम में नहीं लेना है, मुझे एक ही स्कीम में उसे लेना है, तो आप हाइब्रिड फंड कंसिडर करते हैं जिसमें आपको जिस रेशियो के हिसाब से चाहिए आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि भाई एक इंसान को कितना मिनिमम एक हाइब्रिड फंड में होना जरूरी है। आप अपना एसेट एलोकेशन अलग अलग स्कीम के साथ भी कर सकते हैं। ओके। हालांकि अगर कोई नया निवेशक है, नो नो, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। या हालांकि अगर कोई नया निवेशक है मान लीजिए, तो नए निवेशक को क्या होता है कि मैं कौन सी इक्विटी फंड में अलग से लाऊं, कितना मैं डालूं, कब मैं कैसे ट्रैक करूं, फिर मैं उसे रीबैलेंस कैसे करूं। तो हम कहते हैं कि मान लीजिए 50-50% इक्वल आप एलोकेशन कर रहे हैं, आपने 50% एक प्योर इक्विटी फंड में निवेश कर दिया और 50% एक डेट में किया। अब इक्विटी का वैल्यूएशन अगर बढ़ गया, मान लीजिए 60% पे आ गया वेटेज, मार्केट बढ़ गया और आपका इक्विटी एलोकेशन बढ़ गया, तो आपको इक्विटी बेच के आपको डेट में शिफ्ट करना होगा। तो ये मैन्युअली एक इन्वेस्टर को खुद से आप अपने आप से करना होगा। यही चीज अगर एक हाइब्रिड फंड में होती तो फंड मैनेजर अपने लेवल पे ऑटोमेटिकली रेगुलरली करते रहते हैं, सो इन्वेस्टर को वो चीज अपने हाथ से करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये एक इंटायरली डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर कितना सोफेस्टिकेटेड है, कितनी आसानी से खुद से कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो पूरी रेंज है हाइब्रिड फंड्स में कि मिनिमम 25% से लेके मैक्सिमम 85% 90% तक आपको इक्विटी में लगाना है। वो सब तरह की स्कीम्स हैं। आपको मल्टी एसेट अलग अलग कैटेगरी की चाहिए तो भी एक ही स्कीम में आ सकता है। तो ये सारी ऑप्शन जो सेबी ने बहुत अच्छी तरह डिफाइन करके एक इन्वेस्टर के सामने रखी है, एकदम क्लैरिटी के साथ में, और फिर वो इन्वेस्टर अपना चूज करे कि उसे किस कैटेगरी की हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना है।